हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया था एंड वो ठीक भी था। और अब वांग जी के पेरेंट्स उनसे वापस जाने की डिमांड करते हैं कि साथ चलो, मतलब डिमांड कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि ये बात फिक्स थी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें उनके साथ जाना होगा। इस बात को सुनने के बाद विंग के पेरेंट्स इमोशनल होते हैं, यहाँ तक कि वैन जॉश और हॉसेंग भी। बट उन्हें भी पता था वांग जी को भी हक है उसके माता पिता के साथ रहने का। इतने टाइम वो दूर रह लिया अपने माता पिता से, अब टाइम है कि वो अपने घर जाए। एंड वो समझते भी हैं इस बात को। एंड फाइनल होता है कि हाँ, वो जाएंगे, सारी तैयारी होती है। जो वांग जी था वो विंग के पेरेंट्स से बात करता है कि आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा, जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं यहीं रहूँगा, विंग भी, हम आसपास ही रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तभी वो कहते हैं तुम आराम से जाओ, टेंशन मत लो, हमारे पास ये दोनों बच्चे हैं ना हमारे। वो वैन चौ और हॉयसैंग की तरफ इशारा करते हैं। तभी वांग जी कहता है तुम दोनों अपना ध्यान रखना, और माँ बाबा का भी, तुम्हारे सहारे इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। तभी वो कहते हैं हमारे मॉम डैड जैसे हैं ये, इनफैक्ट मॉम डैड है, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। वांग जी कहता मन तो था कि सबको लेके जाऊं, बट तभी वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम जाओ। एंड यहाँ पे भी तो कोई होना चाहिए जो तुम्हारा वेलकम करे। हम माँ बाबा के साथ तुम्हारा वेलकम करेंगे जब भी तुम आया करोगे, आंटी अंकल के साथ। तभी वांग जी कहता है अच्छे से ध्यान रखना, और कोई भी ज़रूरत हो तुरंत बुलाना। तभी हाय सैंग और वैन चौ कहते हैं ज़रूर, तुम बेफिक्र होके जाओ, बट हाँ आ जाया करना बीच बीच में, क्योंकि बच्चों को बहुत मिस करेंगे हम सब। तभी वे चांग से कहते हैं हाँ, बच्चों को लेके आ जाया करना सभी लोग। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। उसके बाद उनकी तैयारी हो चुकी थी, सामान वगैरह रखवाया जाता है कार में। उसके बाद वांग जिविंग बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ निकल जाते हैं। एक कार में उसके पेरेंट्स और दो बच्चे, और एक कार में वांग जिविंग और उनकी बेबी गर्ल। एंड वहाँ से सभी लोग छोड़ने जाते हैं डोर तक। उसके बाद चले जाते हैं विंग वांग जी। वो ऐसे ही कुछ देर में लैंड मेंशन पहुँचते हैं, और उसके बाद उनका एक बिग वेलकम होता है। इधर हमें दिखाते हैं डोर तक छोड़ने के बाद वी चांग से कांग से सैरन वन चौ हॉयसैंग अंदर आते हैं, और वो आके देखते हैं शांति हो गई थी, बिल्कुल शांति। और उन्हें इतना ज़्यादा खालीपन लग रहा था कि वो बता नहीं सकते। तभी वो वी चांग से और कांग से सैरन को बिठाते हैं, खुद भी बैठते हॉल में, और बहुत अजीब सा लग रहा था। तभी वी चांग से कहते हैं कितना खालीपन है, बच्चे भी गए, कितनी आदत हो गई थी, हमें पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी। खैर कोई बात नहीं, वांग जी भी तो कितना मिस कर रहा होगा अपने माता पिता को। तभी वेंचो कहता है हाँ बाबा, सही कहा आपने, मैं वही सोच रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि अब उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे थे तो खालीपन महसूस नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे ही बच्चे, बट तीनों बच्चे जा चुके हैं, बिल्कुल अजीब सा खालीपन हो गया है। तभी हॉयसें कहता सही कहा आपने हस्बैंड, मुझे बहुत ज़्यादा सूना सूना लग रहा है, ऐसा लग रहा है अब एक भी बच्चा नहीं घर में। बच्चे होते हैं घर में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर अलोन हो जाता है सब कुछ। तभी वन चाओ कुछ सोचता और कहता है माँ बाबा, एक बेबी गोद ले ले क्या, क्योंकि अब वांग जी विंग तो वहीं रहेंगे और उनके साथ बच्चे भी, और इस घर में कोई भी बच्चा तो रहेगा नहीं। अगर आप लोग बोलो तो मैं और हसैन सोच रहे थे कि जब वांग जिविंग जाएंगे तो हम एक बेबी अडॉप्ट करेंगे। तभी वी चांग से कांग से सैरन खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में बेटा, अ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कर लो। तभी वंचो कहता है बट मैं ऑफिस जाऊंगा, और अब हसैन भी जॉब करेगा, बहुत कम टाइम ही रह पाएगा बच्चों के साथ, तो फिर माँ बापा आप पे जिम्मेदारी आ जाएगी उस बच्चे की, क्या आप संभाल पाओगे। तभी वो खुश होके कहते हैं बिल्कुल, तुम बस बेबी ले आओ, हम संभाल लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहीं के तो भी बच्चे हम संभाल लेते, तुम्हारे भी संभालेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तो हमारे ही हैं, तुम बेफिक्र होके अडॉप्ट करो बच्चा।
तभी दोनों हैप्पी होते हैं और कहते हैं ओके, हम कल ही जाएंगे माँ बाबा। तभी कहते हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, विंग वांग जी का बिग वेलकम होता है। काफ़ी सारे लोग आए थे, रिलेटिव आए थे एंड सबसे विंग को मिलवाना था। काफ़ी सारे ऑफिस के लोग आए थे, एक बिग पार्टी थी, उसमें मीडिया थी और वांग जी की पूरी फैमिली से मिलवाना था, लाइक विंग और उसके तीनों बच्चे। तभी उनका वेलकम होता है, सामान वगैरह सर्वेंट रखते हैं और फिर वो लोग जाते हैं, सभी से मिलते हैं। फिर वो लोग बातचीत करते हैं और विंग को सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वांग जी के 3 बेबीज़ हैं, सबके नेम। और ऐसे ही एक छोटी सी पार्टी होती है बस मीडिया वगैरह के सामने, ताकि पता चले कि लैन कुरैन के बेटे की शादी हो चुकी है और कौन उसके बच्चे, कौन उसका हस्बैंड है, ये सब पता चले। और ऐसे करके ये पार्टी ओवर होती है। ज़्यादा देर की नहीं थी, कुछ देर की थी, मतलब बस वो मिल लें 1-2 घंटे की, उसके बाद वो यहाँ से निकल लेते हैं। पार्टी ओवर होती है एंड विंग वांग जी को उनके रूम में भेजा जाता है विथ बेबीज़, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि तीनों बच्चे अभी के लिए हमारे रूम में रहेंगे। जब वो इस नए घर में कंफर्टेबल हो जाएंगे तब रूम अकेला करेंगे, मतलब अलग करेंगे, बट तब तक वो तीनों हमारे साथ ही रहेंगे। तभी वो अग्री करते हैं एंड उसी रूम में अरेंजमेंट किया जाता है, एक बेबी बेड लगाया जाता है बच्चों के लिए। और फिर वहाँ पे वो लोग एंटर होते हैं। वांग जी अपने रूम में आके फाइनली बहुत ज़्यादा खुश था। विंग भी आता है और अपनी बेबी गर्ल को लिए था। विंग कहता है कितना अच्छा लग रहा है। इधर लैंड कुरैन वो भी आते हैं बच्चे को लेके, मतलब कि आई-1 को लेके, और फिर ऐसे सब एंटर होते हैं। फिर बच्चों को बेड पे रख दिया जाता है। फिर विंग घर को देखता है, उसे भी अच्छा लगता है यहाँ वापस आके। विंग हर जगह को देख रहा था। इधर वांग जी बस इधर उधर अपने रूम को चेक कर रहा था, वो वार्डरोब वगैरह चेक कर रहा था एंड इधर लैंड कुरैन भी सामान रखवा देते सारा। उसके बाद कहते हैं वांग जी अब तुम देख लेना, मैं जा रहा हूँ। तब वांग जी कहता है जी डैड। उसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी फ़ोन निकालता है और वो वेंचो को कॉल करता है। तभी वेंचो तुरंत ही कॉल पिक करता है। वेंचो कहता है मैं तुझे ही कॉल करने वाला था, बस वेट कर रहा था कि तू थोड़ा रिलैक्स हो ले। पार्टी हो गई क्या? तभी वांग जी कहता हाँ हो गई, और सबको अनाउंसमेंट भी हो गई है कि मेरा पार्टनर विंग है और मेरे 3 बेबीज़ हैं और नेम वगैरह सब कुछ, मतलब कि अब सबको पता है। तभी वेंचो बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे तुझसे एक बात करनी है। तभी वांग जी कहता बोलो। वेंचो कहता है वो एक्चुअली मैं बेबी अडॉप्शन के बारे में सोच रहा था। माँ बाबा से बात की है तो वो कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ बेबी अडॉप्ट। मैं एक बेबी अडॉप्ट करने जा रहा हूँ कल। तभी वांग जी कहते तो बहुत अच्छी बात है, घर वैसे भी खाली हो गया होगा। हाँ अच्छा आइडिया है, कर ले। वैसे भी तूने सोचा था बट हमारे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती थी, तो कहाँ ही तू ला पाएगा, मतलब अडॉप्ट कर पाएगा। तभी वेंचो कहता है मैं भी सोच रहा हूँ, तो बस ये बात तुझे बतानी थी। तभी वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँगा। शो यांग ने तो अंकल बना दिया है, तू भी बना दे जल्दी से कल मुझे। तभी वेंचो कहता है ओके, मैं बेबी के अडॉप्शन के प्रोसेस के बाद तुझे मिलूँगा और बुलाऊँगा भी। जब बच्चा लेके आऊँगा तो एक पार्टी करूँगा, उसकी नेम सेरेमनी करूँगा एंड सबको बुलाऊँगा। तभी वांग जी कहता है श्योर। उसके बाद वो लोग कॉल कट करते हैं। वांग जी सीधे जाता है विंग के पास। विंग बेबी गर्ल को लेके बालकनी में खड़ा था और दोनों बच्चे बस बेड पे खेल रहे थे। उनके आसपास पिलो लगा दिया था और वांग जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में बोल के गया था कि तुम लोग यहाँ से हिलना नहीं। तभी बच्चे शांति से एक साथ खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। वांग जी जाता है और विंग के साइड में खड़ा हो जाता है और कहता है विंग। विंग कहता है जी हस्बैंड। वांग जी कहता है कल वेंचो बेबी अडॉप्ट करने जा रहा है। तभी विंग खुश हो जाता है और कहता है तो बहुत अच्छी बात है, वो घर काफ़ी खाली हो गया होगा, अच्छी बात है। उनके पास भी उनका खुद का एक बेबी होना चाहिए, कब से तो उन्होंने इस बात को जाने दिया था। फाइनली अब उनका भी एक बेबी होगा। तभी वांग जी कहता है मैंने भी यही कहा, और बहुत जल्द वो पार्टी करेगा, जब बच्चे का प्रोसेस हो जाएगा तब हमें बुलाएगा। विंग कहता है वैसे हस्बैंड मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा और टाइम लूँ, ये नहीं रह पाती है मेरे बिना। मैं सोच रहा हूँ 1-2 मंथ और बिताऊँ यहीं पे, एंड जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं उसके बाद मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ। वांग जी कहता है बेटर रहेगा,
तभी विंग कहता है यहाँ से टाइम स्किप करके नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, जहाँ पे वन चो हॉयसेंग के साथ ऑर्फनेज में खड़ा था एंड वहाँ उसे बेबी शो कराए जा रहे थे कि उसे कौन सा बेबी लेना है। और वो लोग ऐसे देख रहे थे, हर एज के बच्चे थे, बड़े छोटे। वो लोग सोच रहे थे ज़्यादा छोटा बेबी नहीं लेंगे वरना प्रॉब्लम होती है संभालने में, और ज़्यादा बड़ा ठीक रहेगा, मतलब उसे पढ़ाना लिखाना हैंडल करना ये सब इजी रहेगा। तो वो लोग बस चेक कर रहे थे, और जो बेबी अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए उन दोनों के साथ, बस वैसे ही बेबी ढूंढ रहे थे। और वो लोग काफ़ी देर तक ढूंढते, काफ़ी सारे बच्चे जाना चाहते थे बट किसी के साथ वाइब मैच नहीं हो रही थी। और ऐसे ही काफ़ी देर तक घूमते घूमते हॉयसेंग देखता है साइड में एक बेबी जो कि 1 ईयर का था। तभी हॉयसेंग की नज़रें उस पर टिक जाती है। हॉयसेंग तुरंत ही उसके पास जाता है और उस बेबी को देखता है, वो कॉर्नर में था। तभी वहाँ का जो ओनर था ऑर्फनेज का, वो आता है और कहता है जी सर। तभी हॉयसेंग कहता है ये बेबी इतना साइड में, आपने इसे शो नहीं किया। तभी वो कहते हैं ये थोड़ा बीमार है और ये वीक भी है काफ़ी, इसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है, बीमार होता रहता है कुछ ही टाइम में। तभी पीछे से वन चौ आ जाता है और कहता है मतलब, तभी कहते हैं मतलब ये सरवाइव नहीं कर पाता है, इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है और ये बीमार भी रहता है, और किसी बीमार बच्चे को कोई क्यों ही लेगा। कल को कोई बात हो जाए तो उन्हें डर रहेगा ना कि उन पे बात ना आ जाए, बट ऐसा नहीं है, हमें पता है इसकी हेल्थ कंडीशन कि ये वीक काफ़ी है, बीमार होता रहता है, क्योंकि इसे जैसी कंडीशन में बचाया गया था बुरी थी। हॉयसेंग कहते हैं कैसी कंडीशन। तभी वो कहते हैं इसे रेस्क्यू किया गया था, एक बैग में बंद था ये बच्चा कुछ दिनों से, हमें नहीं पता कितने दिन से, और ये सरवाइव कर पाया, वरना कुछ भी हो सकता था। हमें ये मिला, फिर इसे लाया गया, चेक वगैरह कराया गया, कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। 1 साल से ये बस लड़ रहा है खुद के लिए, मेरा मतलब है लड़ रही है, बेबी गर्ल है, 1 साल की है, पता नहीं कब से ये उस बैग में बंद थी एंड ये बस कैसे ज़िंदा है हमें नहीं पता, बट हम केयर कर रहे हैं और हमें इसकी हेल्थ रिपोर्ट भी पता है। तो अगर कोई लेके जाएगा, इसे कुछ हो जाएगा तो हम ब्लेम नहीं करेंगे, बट कोई भी तैयार नहीं है इसे ले जाने के लिए। इसे प्यार की, लव की, केयर की ज़रूरत है। यहाँ पे उस तरीके से तो नहीं हो सकता ना जो एक सेपरेट पेरेंट्स कर सकते हैं, वो यहाँ सारे बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, तो सबके साथ में नहीं हो पाता है और ये बच्ची रिकवर नहीं कर पा रही है। हॉयसेंग को बहुत बुरा लगता है और वो बस देख रहा था उस बच्ची को। तभी हॉयसेंग देखता है और कहता है सुनिए, हम क्या ये बच्चा अडॉप्ट कर लें हस्बैंड। तभी वेंचो कहता है सच में तुम चाहते हो। हॉयसेंग कहता है हाँ, मुझे रहम आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं इसे चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए कैसे भी करके। मैं इसे बहुत प्यार करूँगा, इसकी केयर करूँगा, हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, इसे ठीक करेंगे। कौन बेरहम था जिससे इसे बैग में बंद करके फेंक दिया, कितने बुरे होते हैं लोग। और वो रोने लगता है। तभी वहाँ के ओनर कहते हैं आप काफ़ी नेक दिल लगते हैं, आप इस बच्चे को लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप ले लीजिए। अगर कल को इसे कुछ हो जाता है तो आप पे ब्लेम नहीं आएगा, हम एक अच्छा खासा प्रूफ देंगे, आपको हर तरफ से बचाएंगे, डोंट वरी। आप दोबारा भी हमारे यहाँ से बच्चा ले सकते हैं, बट हाँ अगर उस अच्छे खासे बच्चे को कुछ हुआ तो फिर बात कुछ और हो सकती है। बट अगर ये बच्चा बीमार है, जो बीमार होते हैं उनके साथ कुछ हो जाता है तो ये आपकी फ़ॉल्ट नहीं होगी। तभी वेंचो कहता है मैं नहीं चाहता कभी इसे कुछ हो, अगर हम ले जाएंगे तो जान जान होती है बच्चे की, चाहे वो बीमार हो चाहे वो ठीक हो, हम कोशिश करेंगे इसे बचाने की, इसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश, अगर हम यहाँ से अपना बच्चा ले जाएंगे। तभी वो कहते हैं सबसे बड़ी सोच आपकी यहीं पे साबित हो गई, अपना बच्चा। तभी वो कहते हैं हमें आपको इस बच्चे को देने में बहुत खुशी होगी, अगर आप इसे लेना चाहेंगे इस बच्चे के तो भाग्य खुल जाएंगे, ये लकी होगा। तभी वंचो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो, क्योंकि एक ही बेबी लेंगे हम,
तो क्या तुम हमारा बेबी इसे सेलेक्ट करोगे? तभी वैन चौ को देखता है हॉयसेंग और कहता है मुझे यही बच्चा चाहिए। और वो धीरे से प्यार से उठाता है विथ केयर लव के साथ और उसे चिपका लेता है। वो बेबी रो रहा था। हॉयसेंग कहता है मुझे इसे शांत कराना सीखना होगा, मुझे बस ये बच्चा सही सलामत चाहिए। हम हॉस्पिटल चलेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, आप प्रोसेस करिए, मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे यही बच्चा चाहिए। तभी वैन चौ कहता है ओके। फिर वो दोनों जाते हैं एंड प्रोसेस करते हैं और कुछ पेपर वर्क होता है। फिर उन्हें कहा जाता है कि 1 मंथ तक वो रख सकते हैं बच्चे को अपने साथ, बट 1 मंथ तक ऐसे ही एक टेम्परेरी फॉर्मेलिटी होती है जो होगी कंप्लीट। 1 मंथ तक बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि तब तक ही टेम्परेरी रहेगा, मतलब कि जो अडॉप्शन है वो टेम्परेरी है। 1 मंथ बाद परमानेंट हो जाएगा अगर बच्चा सही रहा। एक एक नॉर्मल सी जांच होगी, उसके बाद ये फिक्स किया जाएगा। तभी वैन चौ अग्री करता है, सारे पेपर वर्क करता है एंड अडॉप्ट कर लेता है एक बेबी एंड वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ से सीधे डॉक्टर के पास जाता है, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता है एंड डॉक्टर चेक करते हैं बच्चे को। फिर वो बताते हैं कमियाँ सारी और उसके लिए मेडिसिन सब कुछ देते हैं। मतलब बेबी का सारा आइटम लेके वो लोग साथ में आते हैं एंड फिर वो डोर बेल रिंग करते हैं। सायरन आके डोर ओपन करती है और वो देखती है एक बेबी के साथ हॉयसेंग वैन चौ आ रहे थे। तभी हॉयसेंग काफ़ी खुश था, वो स्माइल करते हुए आता है, कहता माँ मैंने बेबी अडॉप्ट कर लिया। तभी वो खुश होती है और कहती दिखा तो, और वो धीरे से अपने हाथों में लेती है और कहती है बॉय है या गर्ल? तभी हॉयसेंग कहता है गर्ल है और कितनी क्यूट है, पर माँ ये थोड़ी बीमार है, हमें इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि इसे ज़रूरत है हमारी बच्ची को। तभी वो कहती है बीमार है, तब तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तभी वैन चौ कहता है इसके बारे में सब पता किया, वीक है काफ़ी और इसके लिए सारी मेडिसिन भी दी है जिससे कि ये जल्दी रिकवर हो जाए, हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा माँ। जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब हम करेंगे नेम सेरेमनी। तभी वो हाँ में सिर करती हैं और कहती है ठीक है। उसके बाद अंदर आते हैं और फिर वैन चौ शू यांग वांग जी को बता देता है कि उसे एक बेबी गर्ल अडॉप्ट की है और वो वीडियो कॉल पे उन्हें दिखाता है। तब भी वो लोग खुश होते हैं। फिर वो सारी बात बता देता है कि बच्चा ठीक नहीं है और उसके बारे में सब कुछ। तभी वो कहते हैं तुम ध्यान रख लोगे, तुम एक बेस्ट फादर बनोगे। तभी स्माइल करता है वैन चौ और उसके बाद यहाँ से कॉल कट होता है। वैन चौ उस बच्चे का ध्यान रखने लगता है और हॉयसेंग भी। हॉयसेंग कुछ टाइम के लिए अपने कैरियर को साइड करता है, स्टडी करके वो हटा ही था और उसे कुछ टाइम का ब्रेक लिया था, मतलब कि ढूंढ रहा था अपने लिए जॉब। एंड वो अब जब बच्चा आ चुका है तो वो चाहता था कि एक बार बच्चे को अच्छे से बड़ा कर दे, जब वो हेल्दी हो जाए तब वो वापस से कैरियर पे ध्यान देगा। तब तक हॉयसेंग ही संभालेगा बच्चे को, वैन चौ अपना काम करेगा ऑफिस का। इधर सैरन और वी चांग से तो हेल्प करने वाले थे। यहाँ से टाइम स्किप होता है, बच्चे को अच्छे से डॉक्टर को बार बार रूटीन चेकअप के लिए ले जाते हैं हॉयसेंग और वैन चौ एंड बच्चा रिकवर हो रहा था, मतलब कि काफ़ी अच्छी केयर मिल रही थी और वो धीरे धीरे करके पहचान भी रहा था उन लोगों को और काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा था। बहुत प्यार दिया जा रहा था उस बच्चे को, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। एंड फिर इंस्पेक्शन वाले आते हैं 1 महीने बाद एंड अच्छे से देखते हैं, चेक करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। एंड वो रिपोर्ट्स वगैरह भी देखते हैं, अच्छे से चेक वगैरह की जाती है कि पहले से रिपोर्ट्स काफ़ी ठीक हैं एंड बच्चा हेल्दी भी लग रहा है, फ़ोटो मैच होती है एंड सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वो लोग बच्चे की जो कस्टडी थी यानी कि उसका अडॉप्शन वो परमानेंट करते हैं एंड वो बच्चे को हमेशा के लिए वैन चौ और हॉयसेंग को दे देते हैं। तभी वो दोनों बहुत खुश होते हैं, फाइनली उनके पास उनका खुद का बेबी है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और आज 1 मंथ हो चुके थे उनकी बच्ची को आए हुए और वैन चौ डिसाइड करता है कि अब नेम सेरेमनी होगी बच्चे की। फिर वो सब कुछ अरेंज करता है और सिर्फ दोस्तों को बुलाने वाला था। वैन चौ फ़ोन करता है वांग जी शू यांग को और कहता है कि आ जाना चुपचाप घर, तैयारी करानी है, बच्चे की नेम सेरेमनी है। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं और फिर हमें दिखाते नेम सेरेमनी के 2 दिन पहले का सीन, जहाँ पे जो वांग जी था वो तो आ चुका था रहने के लिए बच्चों के साथ एंड वहाँ पे लैन कुरैन लैनी भी आए थे एंड सारी तैयारी करा रहे थे। शू यांग तो जिस दिन नेम सेरेमनी होगी उसी दिन आएगा क्योंकि उसका अलग ही शो है, वो उस दिन
आ जाता है एंड नेम सेरेमनी होती है बच्चे की, उस दिन का डे दिखाते हैं जिस दिन थी। एंड फिर वन चाओ और हॉयसेंग बैठते हैं, प्रीस्ट आते हैं, रिचुअल होते हैं एंड बच्ची का नाम रोजली रखा जाता है, मतलब वन रोजली। तभी सब काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी प्यारा नाम था। और उसके बाद फिर प्रीस्ट चले जाते हैं, पार्टी होती है घर घर की। एंड जो हॉयसेंग था उसने अपने एक दो दोस्त बुलाए थे, जो वन चाओ था उसने अपने ऑफिस के कुछ लोग बुलाए थे, और शुयंग आया था, बाकी वांग जी, दैट्स इट। एंड ऐसे पार्टी ओवर होती है और फिर सब लोग अपने घर चले जाते हैं, काफ़ी खुश थे वन चाओ और हॉयसेंग के बेबी से मिलने के बाद। और बेबी काफ़ी क्यूट थी। वो लोग वापस आ चुके थे और विंग वांग जी भी आ चुके थे। तभी वांग जी कहता काफ़ी प्यारी बच्ची थी और इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है, और माँ बाबा भी खुश थे, उन्हें अकेलापन नहीं लग रहा है, कमी महसूस नहीं हो रही है। विंग वन चाओ हॉयसेंग के होने से काफ़ी ज़्यादा आराम है ना, मुझे भी अब फिक्र नहीं है उनकी। तभी विंग कहता बिल्कुल नहीं है, सब अच्छा है हस्बैंड, अब सब जगह शांति है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब मुझे भी बढ़ना है अपने कैरियर में आगे। बाकी सब तो माँ बाबा सर्वेंट संभाल लेंगे, वैसे भी माँ बोल रही थी अब वो ऑफिस नहीं जाएंगे, तो बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उन्हें दे दूँगा, मैं आपके साथ ऑफिस जाना चाहूँगा। तभी वांग जी कहता अच्छी बात है, कल से स्टार्ट करते हैं। तभी विंग कहता उसके बाद वो लोग आते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, और फिर ऐसे ही टाइम स्किप होता है। विंग के ऑफिस जाने का टाइम आ चुका था, जब उसे अपने कैरियर में आगे बढ़ना था, जिसका उसने इतने टाइम से वेट किया था। विंग का फिगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, उसने काफ़ी काम किया था खुद पे, एंड अब वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, ब्यूटीफुल। लग नहीं रहा था कि उसने 3 बेबीज़ को बर्थ दिया है, इतना ज़्यादा खूबसूरत। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था प्लस नर्वस, वो रेडी हो रहा था और वांग जी भी। विंग कहता ये सही लग रहा है ना, विंग पूरा ब्लैक आउटफिट पहनने वाला था, और वांग जी भी। वांग जी कहता बेस्ट लग रहा है। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट प्लस प्रेस मीटिंग एंड एक छोटी सी पार्टी होगी। विंग कहता कैसे मैनेज करूँगा हस्बैंड, काफ़ी डर लग रहा है बट एक्साइटेड हूँ। तभी वांग जी कहता है सब हो जाएगा, वैसे भी तुम बॉस हो वहाँ, कोई एम्प्लॉय नहीं। विंग स्माइल करता है और कहता है यस। उसके बाद वो लोग रेडी होते हैं, बच्चे सारे ई को देते हैं, फिर लैन कुरैन वांग जी विंग जाते हैं ऑफिस। एंड फिर वहाँ पे मीडिया आती है और सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है मीडिया के सामने कि विंग वांग जी का बेटर हाफ है एंड अब से वो भी इस कंपनी में एज अ बॉस काम करेगा। तभी सब हैरान होते हैं और वो देख रहे थे कि अब से विंग भी बॉस है और वो काम करेगा, उसकी भी सुननी पड़ेगी। बट विंग कैसा होगा नेचर में सब नहीं पता था, बट हाँ विंग क्यूट लग रहा था। खैर वो लोग अभी से कोई ओपिनियन नहीं बनाते, बस देख रहे थे कि एक तो हॉट पर्सन कम था जो दूसरा आ गया। बट विंग के बारे में अलग टाइप की सोच थी, क्योंकि ये तो पता था कि विंग ने बेबी को बर्थ दिया। विंग एक रेयर मेल है, भले मेल है बट रेयर है, तो उसके खुद के बेबी हैं, ये सबको पता था। और अंदाज़ा तो हो ही जाता है कौन क्या है, कैसे क्या करता होगा, मतलब वांग जी विंग के बीच में कैसा रिलेशन है, किस टाइप का, तो एक दिमाग में इमेज और इमेजिनेशन बनने लगती है। खैर सब लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, मीडिया वहाँ से निकल लेती है, फिर पार्टी स्टार्ट होती है विंग के आने की खुशी में। एंड फिर लैन कुरैन कुछ देर रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं क्योंकि उन्हें काम था कुछ और, तो वो निकल लेते हैं। अब वांग जी विंग ही बसते हैं। उसके बाद वहाँ पे पार्टी चल रही थी, विंग से सब आके मिल रहे थे और वांग जी इंट्रोड्यूस कर रहा था। विंग काफ़ी पोलाइट वे में बात कर रहा था। विंग की बातचीत से पता चल रहा था कि विंग काफ़ी ज़्यादा काइंड एंड जेंटल पर्सन है। विंग ऐसे सबसे बात करता है और पार्टी ओवर होती है। फिर ऑफिस के काम स्टार्ट होते हैं। वांग जी विंग को सारे काम समझाता है, यहाँ क्या चीज़ कैसे होती है, किस डिपार्टमेंट का कौन हेड है, सब हेड से मिलवाता है और सब विंग को आके बताएंगे समझाएंगे, और वांग जी भी विंग को बताएगा। ऐसे करके विंग सीखेगा एंड देन यहाँ के काम हैंडल करेगा। ये सब वांग जी ने डिसाइड किया था विंग के लिए। और फिर यहाँ से ऐसे ही टाइम स्किप होता है, पार्टी ओवर होती है, दोनों घर जाते हैं। विंग काफ़ी टायर्ड था और विंग को काफ़ी मज़ा आई। तभी विंग घर आ जाता है बट विंग का मूड ख़राब था। अच्छा सब कुछ गया था बट विंग का मूड ख़राब था लिटिल बिट। वांग जी आके कपड़े अपने चेंज करता है, उसके बाद आके बेड पे बैठ जाता है। उसके बच्चे सो चुके थे। विंग आता है बेड पे बैठ जाता है, वांग जी बैठा हुआ था।
विंग ब्लैंकेट लेता है, अपने ऊपर करता है और वांग जी के ऊपर भी। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, अच्छा किया ना सब, तुम्हें सब कंफर्टेबल लगा ना विंग, तुम सबसे मिले ना? तभी विंग कहता है, हाँ बहुत अच्छा था। तभी वांग जी कहता है, मैं काफ़ी खुश हूँ, अब तुम मेरे साथ रहोगे और हम मिल के काम करेंगे, मुझे सपोर्ट मिलेगा, पहले तो मैं सिखाऊंगा। ऐसे वांग जी काम की बातें कर रहा था। तभी विंग कहता है, काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ रहती हैं आपके आसपास, है ना? वांग जी अचानक से बोलते बोलते चुप हो जाता है और देखता है विंग की तरफ। विंग देख ही रहा था। विंग कहता है, काफ़ी ज़्यादा आसपास घूमती है, कितने पोलाइट वे में आप आंसर देते हो, है ना? वांग जी वियर्ड फेस बना के देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या मतलब है? तभी विंग कहता है, कैसे बातें कर रहे थे उन लड़कियों से आपके आपके आसपास डिपार्टमेंट की? वांग जी कहता है, एम्प्लॉय है मेरे, नॉर्मली बात कर रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? विंग आइज रोल करता है और कहता है, मुझे पसंद नहीं है आपके आसपास कोई भी रहे, कोई भी गर्ल, पता है ना? वांग जी कहता है, विंग तुम भी ना, वो सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। विंग मुंह बनाता है। वांग जी उसे पकड़ लेता है और आराम से बेड पे लिटा देता है और रोमांटिक हो जाता है और उसे किस करने लगता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा हूँ। तभी विंग काम डाउन होता है और उसके नेक में हैंड्स को रैप करता है और कहता है, हाँ ये बात याद रखना हस्बैंड कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है आपके आसपास कोई आए तो। तभी वांग जी कहता है, ध्यान रखूँगा माय लव। उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होता है और विंग का रेगुलर ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वन चाओ उस बच्ची के साथ वही चांग से कांग से सैरन के साथ हैप्पीली रह रहा था। वही चांग से और कांग से सैरन बच्चे को आराम से संभाल लेते और धीरे धीरे करके अब वन चाओ फ्री हो गया था बच्चे से और वो भी अब जॉब ढूंढ रहा था अपने लिए। तभी शो यंग ने कहा था कि यहीं तुम भी ज्वाइन कर लो या तो फिर वांग जी की कंपनी में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई सेंग कहता है ठीक है, फिर वो दोनों कंपनी में ट्राई करता है एंड बाई लक उसकी वांग जी की कंपनी में जॉब लग जाती है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। एंड वो वांग जी की कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा था। वांग जी को पता चल गया था जॉब लगने के बाद, क्योंकि हाई सेंग अपने दम पे चाहता था, उसे पता था वांग जी आराम से ले लेगा उसे कंपनी में, बट वो खुद से सब कुछ चाहता था तो उसने खुद से ही इंटरव्यू दिया एंड पास किया एंड फाइनली उसकी जॉब लग गई थी उसके टैलेंट की वजह से। बाद में वांग जी को पता चला था कि हाई सेंग जॉब पे आ चुका है एंड उसने विंग को ही बताया। वो ये खुश होता है कि उसने काबिलियत से जीता है सब कुछ। इधर जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था और हेल्दी भी। वेंचो और होसेंग को अब कोई कमी नहीं थी और वो अब बहुत खुश थे। उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। वेंचो ऑफिस में था और शोयांग के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तभी उसे फ़ोन आता है। वेंचो अपना फ़ोन देखता है, तभी अचानक से वो फ्रीज़ हो जाता है और वो कहता है, "अब मुझे मुझे कुछ काम है शोयांग, क्या मैं 2 मिनट के लिए?" तभी शोयांग देखता है वेंचो को और कहता है, सब ठीक है ना? वेंचो कहता है, सब ठीक है। शोयांग कहता है, जाओ मैं देखता हूँ। तभी वो तुरंत ही निकल जाता है क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट के बारे में अपने जो एम्प्लॉय थे उन्हें समझा रहे थे, बिग प्रोजेक्ट था। वेंचो बाहर जाता है एंड वो बाहर जाने के बाद फ़ोन देखता है, वो 2 मिस कॉल देखता है। वेंचो आंखें बंद करता है, उसके बाद ओपन करता है और वो कॉल बैक करता है। तभी सामने से फ़ोन पिक होता है एंड उसके पापा कॉल पिक करते हैं। ये वेंचो के बाबा थे। वेंचो 2 मिनट के लिए फ्रीज़ हो जाता है। तभी उधर से आवाज़ आती है, हेलो। वेंचो वेंचो बहुत ज़्यादा शांत था। वो गहरी सांस लेता और कहता, बाबा। तभी वो सुनते आवाज़, वो बोलते हैं, हाय सेंग तुम्हारे साथ है? तभी वेंचो कहता है, नहीं वो जॉब पे है, वो वो मेरे साथ नहीं है अभी के लिए। तभी वो कहते हैं, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब तुम आज भी एक साथ हो? तभी वेंचो कहता है, हाँ हमने शादी कर ली है बाबा। तभी वो सुनते हैं और हैरान होते हैं। वेंचो कहता है, हमारी शादी हो चुकी है और अब हमारा एक बेबी है, मीन्स बेबी गर्ल है।
वो ये बात भी सुन के हैरान होते। वेंचो कहता है हम अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं एंड अच्छे से रह रहे हैं। वो बस सुन रहे थे। तभी कहते हैं अच्छा, मुझे लगा। तभी वेंचो कहता आपको क्या लगा? मैंने उसे छोड़ दिया, अब हम अलग हैं, मेरे सर से भूत उतर गया। तभी वो बोलते हैं वन रूहान कहते हैं ऐसे ही लगा था मुझे कि ये कुछ समय का है और ये भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा। खैर, मैंने इसके लिए फ़ोन नहीं किया था। मुझे बताना था कि हाय सेंग के माँ बाबा आए हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। मैंने बता दिया कि मैंने तुम दोनों को निकाल दिया था, काफ़ी टाइम बाद आए। एक्चुअली हाय सेंग की मदर की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने बेटे से मिलना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। तो इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि शायद तुम्हें पता हो या तुम्हारे साथ हो आज भी। वेंचो कहता है वो मेरे साथ ही है। तभी वो कहते हैं क्या घर आ सकते हो उसे लेके, क्योंकि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, मिलना है उन्हें। वेंचो कहता है और आपको आपको नहीं मिलना मुझसे? वो चुप हो जाते हैं, शांत है बिल्कुल। वेंचो कहता है बाबा इतनी बड़ी गलती कर दी क्या मैंने? मीन्स इतना बड़ा गुनाह कि मुझे भूल बैठे हो बिल्कुल कि आपका वेंचो नाम का भी कोई बेटा है। तभी वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं घर आ रहे हो या नहीं, मैं क्या कहूँ उनसे? वेंचो कहता है ठीक है, हाय सेंग से बात करता हूँ, फ्री होगा तो आ जाऊँगा वरना नाइट तक आ पाऊँगा, अगर वो रुक सकते तो बताएं वरना बात करता हूँ। तभी वो कहते हैं ठीक है। फिर वो बात करते कुछ और कहते हैं आ जाओ तो अच्छा है। वेंचो कहता है ठीक है। फिर वो कॉल कट करता है और फिर सीधे पहले तो शोयांग के पास जाता है और कहता है शोयांग बाबा का फ़ोन था, बुलाया मुझे और हसन को। शोयांग काफ़ी खुश होता है और कहता है सच में? तुम्हें जाना चाहिए, मैं संभाल लूँगा काम। तुम बात कर लो हसन से, वो फ्री है क्या? तभी वेंचो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है सच में ना, संभाल लोगे? शोयांग कहता और क्या, जाओ तुम। फिर उसके बाद वो छुट्टी दे देता है उसे। फिर वेंचो बात करता है हॉयसेंग से कि वो फ्री है क्या। हॉयसेंग कहता है काम कर रहा हूँ, अभी अभी न्यू जॉब लगी है, क्या हुआ है? तभी वेंचो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स मिलने आए, तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं, मेरे घर पे आए हुए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, बाबा ने कहा है मैं तुम्हें लेके आऊँ। तभी हॉयसेंग अचानक से खुश हो जाता है और कहता है सच में? तभी वो हाँ में सिर करता है और कहता है सच में। हॉयसेंग कहता मैं बात करता हूँ, मैं गगा से बात करता हूँ कि क्या मैं जा सकता हूँ? तभी वेंचो कहता है कर लो। फिर हॉयसेंग तुरंत ही जल्दी से उठता है और जाता है सीधे वांग जी के पास, बट वांग जी था नहीं, मीटिंग के लिए गया था। तभी वो तुरंत ही विंग के पास जाता है जो कि केबिन में था। वो डोर नॉक करता है। तभी विंग कहता है कम इन। हॉयसेंग कहता है गगा मैं आ सकता हूँ अंदर? तभी वो कहता है हाँ आओ। फिर हॉयसेंग जाता है और कहता है गगा मैं जा सकता हूँ क्या अभी? वो एक्चुअली माँ बाबा मिलने आए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हस्बैंड के घर पे। तभी विंग खुश हो जाता है और कहता है सच में? विंग उठ के आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है तुम जाओ अभी क्या भी जाओ। तभी हसन कहता है थैंक यू सो मच काका, मैं कल कर दूंगा काम। तभी विंग कहता है इट्स ओके तुम जाओ। तभी वो स्माइल करता है और परमिशन लेके वहाँ से निकल लेता है। वेंचाओ को फ़ोन करता है और कहता है आप आ जाइए। फिर वेंचाओ तुरंत ही कार लेके जाता है एंड फिर वो सीधे रिसीव करता है हॉयसेंग को और वहाँ से निकल लेता है। अब वेंचाओ ने भी कार ले ली थी, अब सबके पास पर्सनल कार थी अपनी। वेंचाओ सीधे अपने घर पहुँचता है एंड वो नर्वस था, इधर हॉयसेंग भी, दोनों काँप रहे थे। हॉयसेंग कहता है काश हम अपनी बच्ची को भी ला पाते। तभी वेंचो कहता है रहने दो, पहले हम तो मिल लें। फिर वो दोनों उतरते हैं, उसके बाद जाते हैं, डोर बेल रिंग करते हैं, डोर ओपन होता है एंड वो दोनों अंदर एंटर होते हैं। हॉल में सब लोग थे, वेंचो के दोनों गगा, वेंचो के पेरेंट्स एंड हॉयसेंग के पेरेंट्स। शांति थी, दोनों जाके खड़े हो जाते हैं और सभी को देखते हैं। तभी मिस्टर वन रोहान कहते हैं आओ बैठो। तभी वो दोनों ग्रीट करते हैं सबसे पहले सभी को और कहते हैं आप सब कैसे? तभी वो लोग कुछ नहीं कहते। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जाके बैठ जाते हैं हॉल में। फिर सबको देख रहे थे। तभी हॉयसेंग की मदर कहती हैं बेटा इधर आओ।
मेरे पास। हॉसेंग अपने हस्बैंड को देखता है, उसके बाद उठ जाता है, फिर अपनी मम्मा के पास जाता है। उसकी मम्मा हक कर लेती है और कहती है, मैंने मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तुम्हारी फिक्र रहती है, मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? जो मिस्टर नियमिंग जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस के साथ बैठे थे। तभी हॉसेंग कहता, मैं ठीक हूँ। माँ, आप कैसे हो? तभी वो कहती हैं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें देखने के बाद। इधर जो मिसेस वन थी वो बस वेंचो को देखे जा रही थी, और वेंचो के दोनों ब्रदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, दोनों स्मार्ट। कोई कमी नहीं लग रही थी कि जैसे दुखी हो या कोई कमी हो या किसी चीज़ से परेशान हो, कुछ भी नहीं। तभी मिस्टर वन कहते हैं, तुम कैसे हो? तभी वेंचो कहता है, मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से बाबा। तभी वो कहते हैं, और काम वगैरह? वेंचो कहता, बढ़िया चल रहा है, मैं शूयंग की कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसके बराबर पे, एंड एज अ बॉस ही रहता हूँ वहाँ, अच्छी पोस्ट है मेरी। तभी कहते हैं, गुड। वेंचो, तुम सही तो हो ना? और तुमने कहा था तुम्हारी बच्ची है, वो कहाँ है? वेंचो कहता है, डायरेक्ट आ रहा हूँ ऑफिस से, उसे भी लेके ऑफिस से, और टाइम नहीं मिला घर जाने का, आपने बुलाया अर्जेंट इसलिए। तभी कहते हैं, बच्चे को ले आते तो देख लेते। तभी वेंचो कहता है, आपको क्या पड़ी है, बच्चे से क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो हमें ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे को कैसे करेंगे? तभी वो शांत हो जाते हैं। तभी मिसेस वैन कहती हैं, वेंचो, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, हम हम तुम्हें याद करते हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास रहो, लेकिन। तब वेंचो कहता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। वो हाइसेंग की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए आया हूँ, वरना नहीं आता। तभी वो देख रहे थे वेंचो काफ़ी गुस्से का तेज़ था। हाइसेंग बस अपनी मॉम को हक करे हुए था, वो अपने फादर से बात नहीं कर रहा था। उसके फादर ने बहुत मारा था उसे, और वो भूला नहीं था आज तक। जो नीमिंग जो थे, कहीं ना कहीं वो स्टिफ थे, बट अंदर ही अंदर इमोशनल थे, शो नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। सब लोग ऐसे ही थे। तभी वेंचो के दोनों गगा कहते हैं, तुम ठीक हो ना वेंचो? हमने बहुत मिस किया है तुम्हें, पता है? हम दोनों ने शादी तक नहीं की है अभी तक, क्योंकि तुम नहीं थे। हमने माँ बाबा से कह दिया कि हमारा भाई नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे तब तक, जब जब तुम आ जाओगे वापस हम तभी करेंगे शादी। तभी वेंचो हैरान होता है और कहता, गगा आप मुझसे बड़े हो, अब तक तो आपकी हो जानी चाहिए थी। तभी वो कहते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते, हमारा छोटा भाई हमारे साथ नहीं है तो हम कैसे खुश हो लें? कल को जब तुम कभी वापस आते तो तुम मिस करते कि हमने तुम्हारे लिए वेट नहीं किया। वो दोनों भी इमोशनल थे, बट वो शो नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं, हमने प्रॉमिस किया था बाबा से कि हम कभी भी तुम्हें कॉल नहीं करेंगे, ना माँ करेंगी, इसीलिए हमने कभी नहीं किया। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद नहीं किया। वेंचो खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अपने गगा लोग के पास आता है और हक कर लेता है और बोलता है, गगा आई मिस यू सो मच, मैंने हम तीनों के बॉन्ड को बहुत मिस किया। तभी वो कहते हैं, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। और वो लोग इमोशनल होते हैं। इधर कहीं ना कहीं मिसेस वैन और वैन रूहान भी इमोशनल होते हैं। वो दोनों भी आते हैं और पीछे से हक करते हैं जब वैन जॉब ने गगा लोग को हक किए हुए था। तभी वो दोनों कहते हैं, हमने भी मिस किया बहुत ज़्यादा। वैन जॉब को यकीन नहीं हो रहा था, उसके फादर बोल रहे हैं, उसकी मदर बोले तो समझ में आता है, बट उसके फादर। तभी वैन जॉब देखता अपने बाबा की तरफ और कहता, आपने मिस किया, सीरियसली लग नहीं रहा है। तभी वो कहते हैं, तुम्हें क्या पता, आप फादर बन गए हो, समझ जाओगे जल्दी फ्यूचर में बच्चे के दूर जाने का पेन क्या होता है, खुद को रोकना क्या होता है, हर चीज़ को सोचना क्या होता है। तभी वो शांत होता है और कंडीशन बहुत अजीब सी थी। इधर जो मिस्टर निये थे वो देख रहे थे अब धीरे धीरे अपने बच्चे को, और वो इमोशनल थे।
उन्हें याद था उन्होंने कितनी बुरी तरीके से अपने बच्चे को मारा था। तभी वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मिसेज निये कहती हैं, बात करिए ना, आप तो कितनी बात करते थे, हमारा बच्चा ऐसा, हमारा बच्चा वैसा, फिक्र होती थी, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको दुख है ना आज भी उस बात का कि आपने उसे इतना मारा? तभी हॉयसेंग देख रहा था। हॉयसेंग कहता, सच में? तभी उसकी मदर कहती है, तुम्हारे पापा बहुत अपसेट होते हैं तुम्हें लेके, और इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि अब और नहीं होता, मुझे मिलना है मेरे बच्चे से, मैं मिलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो, कैसे हो, लेकिन मुझे मिलना था। मैंने हिम्मत की और बोल दिया, तुम्हारे बाबा मान गए एक बार में। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग वाली बात थी। तभी हॉयसेंग अपने बाबा को देखता और धीरे से उठता है और सीधे अपने बाबा के पास में आके बैठता और कहता, पापा आई मिस यू, और वो हक कर लेता है। उसके बाबा अभी भी स्टिफ थे और वो आंखें बंद कर लेते हैं और साइड से अपना हाथ रखते हैं हॉयसेंग के ऊपर और कहते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। हॉयसेंग कहता है, मैं कभी आपको हेट नहीं कर सकता, उस बात को भूल जाओ। मैं भी भूल गया, प्लीज़ आप दुखी मत हो। तभी वो कहते हैं, हमने तुम्हारे प्यार को समझने में गलती कर दी, टाइम लग गया बेटा। और वो देखते अपने बच्चे की तरफ और दोनों हाथों से हक कर लेते हैं। तभी हॉयसेंग को बहुत खुशी मिलती है और फिर यहाँ पे एक क्यूट सा लवली सा मोमेंट होता है। सारे गिले शिकवे मिटाए जाते हैं और सभी एक दूसरे से गले मिल रहे थे और हक कर रहे थे। उसके बाद वो लोग दूर होते हैं और फिर बैठ जाते हैं, एक फैमिली मोमेंट होता है। तभी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से माफ़ी मांगते हैं एंड रिक्वेस्ट करते हैं वापस आने के लिए। तभी अब हॉयसेंग तो जा नहीं सकता है क्योंकि उसने शादी कर ली है वन चाओ से, तो वो बस इतना कहते हैं कि हमारे सामने रहो, हमारी नज़रों के सामने, वहाँ भी आओ मिलने, एंड यहाँ भी रहो। वैन रूहान कहते हैं, हाँ यहाँ आ जाओ वापस अपने घर। तभी वैन चाओ हॉयसेंग एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को। वैन चाओ शांत रहता है, सभी शांत थे। वैन चाओ एक गहरी सांस लेता और कहता, नहीं आ सकता। तभी वो लोग हैरान होते और कहते हैं, क्यों? मतलब दोनों एक साथ बोलते हैं, दोनों फादर। वैन चाओ कहता है, मैं ऑलरेडी रह रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे, एंड मैं इस समय विंग के पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ और उन्होंने बिल्कुल ऐसे रखा है हमें जैसे हम उनके बच्चे हैं। हमारे बच्चे को भी वो संभाल लें और हम उनके साथ रह के बहुत खुश हैं। वो ओल्ड हो गए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, हमारी बारी है उनके साथ रहने की, वरना वो अकेले हो जाएंगे अगर हम यहाँ आ गए। हम यहाँ नहीं आ सकते, हम वहीं रहेंगे। तभी वो लोग हैरान होते और कहते, तो क्या अपने माता पिता के पास नहीं रहोगे? तभी वो लोग कहते हैं, वैसे भी आप रह चुके हो हमारे बिना आराम से, और वैसे भी हॉयसेंग के माँ बाबा तो वैसे भी नहीं ले जाएंगे उसे, हम यहीं रहते अगर रहते भी, और यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, गगा लोग हैं ऑलरेडी आपका ध्यान रखने के लिए, तो बस हम वहीं रहना चाहते हैं उन्हीं के साथ, हमें वहाँ अच्छा फील होता है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप दोनों का। हम आते जाते रहेंगे, ये बोल सकते हैं अगर आप चाहोगे तो, बट हम रहेंगे वहीं के मॉम डैड के पास। तभी वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा क्लोजनेस आ गई किसी अनजान के लिए। फिर वो कुछ भी नहीं कहते और कहते हैं, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, पूरी फैमिली ने, और हॉयसेंग के पेरेंट्स ने भी। तुम्हारी मर्ज़ी, यहाँ रहना हो यहाँ रहो, वहाँ रहना है वहाँ रहो। क्या वहाँ इतना कंफर्ट है यहाँ से भी ज़्यादा? तभी वेंचो कहता है, बहुत ज़्यादा। हॉयसेंग कहता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है वहाँ, वहाँ सुकून है। अब हम वहाँ से कहीं दूर जाना नहीं चाहते। माँ पापा वो वो बहुत प्यारे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और हम वहाँ खुश हैं। सबसे बड़ी बात, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। हमें हमारा घर मिल गया तो हम उन्हें छोड़ दें? हम वहीं रहना चाहते हैं और हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम आपके पास आ जाए तो हम आ जाएंगे, और इस बारे में गगलोक से भी बात करनी होगी क्योंकि विंगा को प्रॉमिस किया था कि हम उनके पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। अगर हम ऐसे उन्हें छोड़ के चले जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं है।
हम डिस्कस करेंगे, है ना हस्बैंड? अगर सब ठीक रहा तो हम सोचेंगे। तब वेंचो कहता नहीं, मैं बता दूंगा कि आप चाहते हैं मैं आ जाऊँ, बट मैं सच में आना नहीं चाहता। मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। अगर वो लोग कह भी देंगे कि जाओ बेटा तुम रहो, क्योंकि मुझे पता है कभी भी विंग के पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने घर ना जाओ। उन्होंने वांग जी विंग को भी जाने दिया, क्योंकि वांग जी को उसके माता पिता के पास जाना था। इसीलिए मुझे जाना होगा तो वो हमें भी जाने देंगे आराम से, बट मैं नहीं चाहता। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील होता है, बहुत कंफर्टेबल। तभी वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, क्या हम वहाँ आ सकते हैं मिलने? वेंचो कहता है आराम से, आप कभी भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपका जब मन है आप तब आइए, बस बता दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों घर पे नहीं रहते। तभी कहते हैं ठीक है, हम आ जाया करेंगे तुमसे मिलने। तभी वो लोग अग्री करते हैं। फिर वेंचो और हॉयसेंग टाइम स्पेंड करते हैं वहीं पे, एंड ऐसे नाइट हो जाती है। वो लोग साथ में डिनर करते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। वेंचो हॉयसेंग कहते हैं हमें जाना होगा, हमारी बच्ची वेट कर रही है। तभी कहते हैं ठीक है, आते जाते रहना बेटा। तभी कहते हैं थैंक यू सो मच हमें एक्सेप्ट करने के लिए। वेंचो अपने पेरेंट्स के गले लगता है, हॉयसेंग अपने। उसके बाद वो लोग अलग होते हैं और फिर हॉयसेंग के मॉम डैड बताते हैं कि वो लोग यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं, तो वो आस पास ही हैं वेंचो के घर के। तो जब भी चाहे हॉयसेंग आके उनसे भी मिल सकता है, वहाँ रह सकता है, एंड यहाँ भी। तभी हॉयसेंग को काफ़ी खुशी होती है और वो कहता है ठीक है मैं आया करूँगा मॉम डैड, मैं अपनी बच्ची को लेके आऊँगा। तभी वेंचो कहता मैं भी आऊँगा। फिर वो लोग स्माइल करते हैं और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, एक वार्म हग के साथ उसे विदा करते हैं। दोनों जाके कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। पूरे रास्ते उनके फेस से स्माइल नहीं जा रही थी, एक सुकून था अपने माता पिता के फेस पे, वो स्माइल देखने का सुकून कि उसके माता पिता अब नाराज़ नहीं हैं उनसे, क्योंकि माँ बाबा का दिल दुखा के हर बच्चे को दुख मिलता है, दुखी फील होता है। वो खुश नहीं रहते जहाँ जितना खुश हो जाए, बट राइट नाउ दोनों को खुशी मिल रही थी, रियल खुशी। भले वो साथ नहीं रहेंगे, बट वो खुशी कि उसके पेरेंट्स ने समझा, माफ़ कर दिया, बुलाया, ये बड़ी बात है। और ऐसा ही सेम हाल उसके पेरेंट्स का भी था कि उनके बच्चों ने ऐसा नहीं किया कि बदतमीजी से बात की हो, रिस्पेक्ट ना दी हो। तुरंत ही सब कुछ भूल के एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने इतना बुरा किया अपने बच्चों के साथ, फिर भी बच्चों ने सब कुछ भुला के एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। बट हाँ, एक दुख है कि ऐसे टाइम पे निकाल दिया कि उन्हें किसी और ने अपनाया और अब वो उसी पर्सन के होके रह गए। अब वापस उनके बच्चे नहीं आएंगे उनके पास, इस चीज़ का दुख था। बट खैर, उनके बच्चे खुश हैं और जिस इंसान ने भी रखा है वो कितना अच्छा है, जिसने उन्हें अपना बना लिया। मतलब कितना प्यार दिया होगा हद से ज़्यादा कि दोनों बच्चे उनके होके रह गए। बट वो खुश थे, प्यार मिलना चाहिए। वेंचो हॉयसेंग को इतना काफ़ी है। वो दोनों घर आते हैं और फिर बता देते हैं वी चांग से, कांग से, सैरन को सब कुछ। तभी वो जैसा कि वेंचो ने सोचा था वैसे ही बोलते हैं कि तुम जा सकते हो बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रह सकते हैं। बट वेंचो मना कर देता है कि नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। और फिर वो शू यांग और वांग जी को ही बताते हैं स्पीकर पे फ़ोन रख के सब कुछ। तभी उन लोग का भी सेम आता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो। वेंचो बता देता है, विंग को काफ़ी खुशी होती है कि वो नहीं जा रहे हैं, वरना विंग के पेरेंट्स अकेले हो जाते। बट उसे दुख भी होता है कि वो लोग नहीं जा रहे हैं। बट वेंचो खुश था, वो शो करता है खुशी कि मैं सच में नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ जो वार्मथ फील करता हूँ वो शायद कहीं ना करूँ। क्या मैं रह सकता हूँ विंग? क्या इसे अपना घर मान सकता हूँ? ऐसे करके वो विंग से पूछता है। विंग कहता गगा वो आप ही का घर है, बस नाम मेरे, इसका मतलब ये थोड़ी है वो मेरा है, वो आप ही का है। तभी यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी कन्वर्सेशन होती है एंड इस बात पे एंड होती है कि हाँ, वेंचो हॉयसेंग कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे विंग के पेरेंट्स के साथ। हाँ, वो मिलने वगैरह जाया करेंगे और अपनी बच्ची को मिलाने ले जाएंगे, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी वो लोग ऐसे बातचीत करते हैं और उसके बाद कॉल को कट कर देते हैं, क्योंकि उनकी बात हो चुकी थी। फिर वो लोग आज सुकून की नींद सोते हैं। इधर उन दोनों के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, वार्मथ फील करते और सुकून की नींद सोते हैं,
यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। हॉयसैंग और वेन चाओ के जो पेरेंट्स थे कुछ दिन बाद मिलने आते हैं उनके घर पे, और वहाँ पे विंग वांग जो उनके बच्चे लैन कुरैन, लैनी, शू यांग और चेंग उसकी बच्ची सभी आते हैं। मतलब जो विंग का घर था पूरा भरा हुआ था लोगों से और जगह नहीं थी, बट फिर भी बहुत कोसी लग रहा था। उन्हें घर दिख जाता है कि कहाँ उनका बेटा रह रहा है, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें यहाँ। बहुत चहल पहल थी, बच्चे थे, मतलब अलग सा माहौल, और वो खुश थे। समझते हैं कि वो क्यों नहीं जाना चाहते यहाँ से। फिर वो भी खुश होते कि कोई बात नहीं, यहाँ रह रहे हैं, हम भी आ पाएंगे, हमें भी आने का मौका मिलेगा यहाँ पे। फिर वो विंग के पेरेंट्स से मिलते हैं। नेचर काफ़ी अच्छा था उनका, जैसे मिले थे वो लोग उससे डिफरेंट। मतलब तब वो डरे सहमे थे, अब यहाँ पे वो काफ़ी फ्रेंडली थे, मतलब कि ओपन एंड फ्रेंडली। काफ़ी अच्छा लग रहा था उनसे बात करके, मिल के, और सब ऐसे बातचीत करते। एक छोटी सी होम की लिटिल पार्टी होती है, मतलब होमली पार्टी। एंड फिर घर घर के लोग अपना पार्टी वगैरह करते, खाते पीते हैं एंड इन्जॉय करते हैं, और फिर सारे फैमिली वाले निकल लेते हैं। मतलब कि जो वन चौ के पेरेंट्स थे और हॉयसेंग के, वो लोग फर्स्ट टाइम अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखते हैं, जो कि छोटी सी बच्ची रोज़ली थी। उससे मिलते हैं, स्पेशली उसी से मिलने आए थे और घर देख रहे हैं। उससे मिलने के बाद उन्हें काफ़ी खुशी होती है कि ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, सक्सेसफुल हैं, कमा भी रहे हैं, उनकी फैमिली भी है, अच्छे से सब चल रहा है, शादी भी कर ली, सब कुछ है। वन चौ अपने गगा लोग से बस माफ़ी मांगता है कि उन्होंने वेट किया वन चौ का कि वन चौ आ जाए तब शादी करे, बट वन चौ ने कर ली। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी सिचुएशन अलग थी, तुम्हें शादी करना हॉयसेंग से ज़रूरी था, हमारे में ऐसा कोई है नहीं, बट हाँ अब शादी होगी तो सबको आना है। वो लैंस को भी इनवाइट करते हैं और शू फैमिली को भी। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वन चौ को तो इनवाइट ही किया था, उनके साथ विंग के भी पेरेंट्स आएंगे, तो मतलब जल्दी उसके दोनों गगा की शादी होने वाली थी एंड पार्टी वगैरह में उन्हें बुलाने वाले थे। तभी सब एक्साइटेड होते हैं कि हम पहले से जाके रहेंगे, मस्ती करेंगे, एक साथ रहेंगे, और ऐसे ही प्लानिंग हो रही थी। और फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते हैं कुछ मंथ बाद का, जहाँ पे जो वन चौ के दोनों गगा थे उनकी शादी हो गई थी। वहीं पे ट्विंस सिस्टर थी, उन्हीं से शादी कर दी गई थी, मतलब एक ही घर में दोनों गगा लोग की शादी हो गई थी। एंड वो सभी पार्टी में जाके आ चुके थे और बहुत इन्जॉय किया था। कुछ दिन का हॉलीडे ख़त्म करके सब लोग बैक टू वर्क हो गए थे। विंग वांग जी भी वापस से ऑफिस गए थे। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। वांग जी मीटिंग के लिए बाहर गया था और विंग एज अ बॉस पूरे ऑफिस को हैंडल कर रहा था। विंग का जो नेचर था काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट एंड काफ़ी ज़्यादा काइंड था, मतलब जेंटल, हर चीज़ को बहुत कामली हैंडल करता था। बट इसी जगह वांग जी काफ़ी ज़्यादा हाइपर और हाई टेम्पर का पर्सन था। उसे बिल्कुल भी मिस्टेक पसंद नहीं थी, हो जाए तो फिर तो समझो खैर नहीं है जिसने की है। विंग किसी चीज़ पे काम कर रहा था, मतलब किसी प्रोजेक्ट पे, उस पर मिस्टेक हुई थी और विंग आराम से समझा रहा था। अब विंग को सब कुछ आ गया था बहुत अच्छे से, और काफ़ी ब्रिलियंट था विंग, और वो वांग जी के सिखाए हुए तरीके से सब कुछ कर रहा था और ख़ुद का भी कुछ ना कुछ ऐड करता था, तो काफ़ी अच्छा जाता था। विंग सारे मिस्टेक को ठीक कराता है और सभी काफ़ी ज़्यादा जेंटली विंग से बात करते हैं, और उन्हें डर लग रहा था विंग कैसा होगा, बट विंग बहुत अच्छा बॉस था। सभी लोग अच्छे से ग्रीट करते हैं और चले जाते हैं। विंग सारी मिस्टेक को क्लियर कर देता है। सभी वहाँ से जा रहे थे, विंग वापस से आता है और वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। तभी एक पर्सन आता है, मतलब कि हेड था, वो डिपार्टमेंट का हेड आता है और कहता है सर आपसे बात कर सकता हूँ क्या। वो थोड़ा सा वांग जी से भी बड़ा था। तभी विंग देखता है और कहता है हाँ बोलिए। तभी वो कहता है एक और प्रोजेक्ट है, मैंने अभी सर को नहीं बताया, मुझे लग रहा है वो मानेंगे नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। विंग कहता है श्योर, चलिए केबिन में चलिए, मुझे अच्छे से बताइए क्या उसका प्रिंट है आपके पास, ब्लूप्रिंट या फिर उसकी प्रेजेंटेशन। तभी वो कहता है नहीं, पहले आप सुन लीजिए मेरे थॉट्स, और फिर आप देखिएगा कि वो फ़ायदेमंद रहेगा प्रोजेक्ट या नहीं। तभी विंग कहता है श्योर। फिर वो दोनों जाते हैं विंग के केबिन में, और विंग बॉस की चेयर पे बैठ जाता है सामने वो पर्सन। तभी वो बताता है सब कुछ। तभी विंग कहता है सही है। वो कहता है मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आपका लैपटॉप मिलेगा। विंग कहता है श्योर। फिर वो आता है घूम के विंग के साइड में और वो झुकता है, फिर लैपटॉप पे एक ईमेल ओपन करता है
और उसके बाद उसमें से कुछ चेक कराता है विंग को। विंग देखता है, तभी वो दिखाता है और कहता है ये प्रिंट है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे सर से इसके बारे में बात करूँ, क्या वो मानेंगे? तभी विंग कहता है हाँ, बट इसमें लॉस होने के चांसेस भी हैं और प्रॉफिट भी, मीन्स कि 50-50 का है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बट अगर लॉस हो गया तो कंपनी को नुकसान भी होगा। तो मुझे लगता मुझे हस्बैंड से बात करनी चाहिए इसके बारे में। वो पर्सन काफ़ी क्लोज था और विंग की फ्रेग्रेंस काफ़ी ब्यूटीफुल थे। तभी वो झुक जाता है और वो विंग के काफ़ी क्लोज था। वो कहता आपको बात करनी चाहिए। उसकी वॉइस काफ़ी डीप हो जाती है और विंग को अजीब सा लगता है, क्योंकि काफ़ी क्लोज था ये पर्सन और विंग ज़्यादा क्लोज किसी के ज़्यादा नहीं था। विंग तुरंत ही उसे देखता है और उसका फेस काफ़ी क्लोज था। विंग तुरंत ही सीट पीछे करता है और उठ जाता है। विंग कहता है ठीक है, मैंने देख लिया और इसे यहीं रहने दीजिए, मैं अपने हस्बैंड को दिखा दूंगा और उनसे पूछ के बताऊंगा, फिर आप उनसे बात कर लेना क्या करना है, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मुझे इस बारे में क्या डिसाइड करना चाहिए। मैंने कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया है। हाँ, मैं देखता हूँ कुछ काम, बट इतने बड़े फैसले मैं नहीं ले सकता कंपनी से रिलेटेड। तभी वो पर्सन आगे बढ़ता है और कहता है सर, ये सच में प्रॉफिटेबल है, लॉस के चांसेस बहुत कम है। आप कह रहे 50%? नहीं, 10% है। आप गौर से देखिए इस प्रोजेक्ट को। और वो धीरे से विंग के हाथ को पकड़ लेता और विंग हैरान था। विंग उसे देखता और फिर अपने हाथ को। तभी वो रिक्वेस्ट करता और कहता प्लीज़ आप सर से बात करिए, आप करेंगे तो इसका चांस बहुत अच्छा है। मैंने जिनका ये प्रोजेक्ट है उनसे बात करी है और वो रेडी है, लॉस में भी वो हमें सपोर्ट करेंगे। और वो विंग के हाथ को टच करा था, तभी सडनली डोर ओपन होता है और सीधे सामने वांग जी। विंग देखता है डोर की तरफ और वो पर्सन, और वो तुरंत ही विंग का हाथ छोड़ देता और विंग डरा हुआ पीछे खड़ा था और वो बस हैरानी से उस पर्सन को और अपने हाथ को देख रहा था। विंग कोई भी रिएक्शन दे पाता उससे पहले वांग जी सामने था। तभी वांग जी देखता है उस पर्सन को और विंग को। वो पर्सन दूर होता है, वांग जी पास आता है और वो सीधे कुछ नहीं करता, उस पर्सन के कॉलर से पकड़ता है और उसे स्लैप करता है बिना पूछे, मतलब कुछ भी नहीं जानता है। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है, तभी वो नॉन स्टॉप स्लैप करता है और वो पर्सन घबरा जाता है। वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की? तभी वो पर्सन डर जाता है और कहता सर मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तभी विंग तुरंत ही जाके पकड़ता है और कहता हस्बैंड क्या कर रहे हो? वांग जी तुरंत ही टर्न होता है और गुस्से में विंग को देखता है। विंग शांत हो जाता है और वांग जी को छोड़ देता है। तभी वांग जी उसे 2-3 स्लैप करता है और कहता है दूर, क्या काम था, क्या बोल रहे थे उसे? तभी वो डर जाता है और कहता प्रोजेक्ट के बारे में सर आपसे काफ़ी दिन से बात कर रहा हूँ लेकिन आप मान नहीं रहे। वांग जी कहता डू हेल विद योर प्रोजेक्ट, दफ़ा हो जाओ, कोई प्रोजेक्ट नहीं मानूंगा मैं, निकल जाओ चाहे जितना प्रॉफिट हो, तुमसे तो अब बिल्कुल नहीं मानने वाला। और दोबारा अगर विंग को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तभी वो डर जाता और तुरंत ही भाग जाता वहाँ से। विंग घबराया हुआ था। वांग जी जाता है और सीधे डोर को बंद कर देता है और लॉक करता है। विंग बस देख रहा था इसको क्या हो गया, मतलब अचानक से काफ़ी टाइम बाद वांग जी इतना गुस्से में। विंग बस बड़ी बड़ी ऐस करके देख रहा था। विंग वांग जी से कहता हस्बैंड क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तभी वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग डर रहा था। विंग सोच रहा था कहीं उस पर बिल ना फट जाए किसी और के किए का। बट इतने टाइम बाद ये कॉलेज वाला लुक देखने को मिल रहा था, मतलब ऐसा लुक, ऐसा गुस्सा विंग ने कॉलेज में देखा था वांग जी का। जब कभी विंग से कोई टच हो जाता था या विंग के साथ ऐसा कुछ होता था तब वांग जी ने ऐसा रिएक्शन दिया था, बट काफ़ी साल बाद ही देखने को मिला विंग को। वो आगे बढ़ता है और तुरंत ही विंग को पकड़ लेता है और विंग घबरा जाता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे थे उसके साथ? विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है उसने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ा? विंग कहता हस्बैंड क्या हुआ है, पगला गए हो क्या, ये कैसे रिएक्ट करो? अरे उसे नॉन स्टॉप मारा है। मैं रिएक्शन भी नहीं दे पाया, वो रिक्वेस्ट कर रहा था मुझसे उस प्रोजेक्ट के लिए। वो आप देख लीजिए, यकीन नहीं है तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? विंग उसे पकड़ता है और ड्रैग करते हुए लाता है लैपटॉप के सामने और स्क्रीन पे दिखाता है कि ये देखिए ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो।
विंग को लग रहा था अगर विंग ने ज़रा सा भी बोला कि वो पास आ रहा था, वांग जी तो मर्डर ही कर देगा उसका जाके। इसीलिए विंग अभी के लिए कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वांग जी स्कैरी लग रहा था हद से ज़्यादा। विंग कहता मुझे नहीं, उस स्क्रीन की तरफ देखो, क्योंकि वांग जी एक टक विंग को घूर रहा था। तभी वांग जी धीरे से स्क्रीन की तरफ देखता, सामने प्रोजेक्ट का प्रिंट था। वांग जी देख रहा था, वो धीरे से लैपटॉप को पकड़ता और उसे देखता। विंग कहता है सच कह रहा हूँ हस्बैंड, आप गलत समझ रहे हो, आप बिना मुझ पे शक कर रहे हो क्या? वांग जी उस लैपटॉप को पकड़ता और उठाता अपने हाथ में और वो विंग को देखता। विंग कहता क्या हुआ? सच में प्रोजेक्ट था, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आपसे बात करूँ, वो डरता है, शायद आपको बताया भी है, आपने उसके प्रोजेक्ट को देखा नहीं। उसने किसी से बात की है और ये प्रॉफिटेबल है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए, तो बस उसी बारे में। तभी अचानक से वांग जो उस लैपटॉप को फेंकता है और इतनी ज़ोर से टूटने की आवाज़ आती है, वो लैपटॉप टुकड़ों में स्लाइड होते हुए सीधे डोर के पास जाता है। और विंग की बड़ी बड़ी आइज़, विंग कान में हाथ रख के आंखें बंद करके पहले सुनता उसकी टूटने की आवाज़ को, उसके बाद वो आइज़ ओपन करके देखता और वो डर रहा था, विंग घबरा गया था। विंग कहता हस्बैंड ये क्या किया? उसे तोड़ क्यों दिया? अरे मैं काम कर रहा था। तभी वांग जी पकड़ता है विंग को टाइटली और उसे पकड़ के उसी टेबल पे प्रेस कर देता, मतलब गिरा देता, और विंग चिल्ला पड़ता। विंग कहता हस्बैंड मेरी कमर। तभी वांग जी विंग को पकड़ता, उसकी नेक को प्रेस करता और कहता विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई किसी और को खुद को टच करने देने की? विंग डरा हुआ था और विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता हस्बैंड आप इतने अजीब क्यों लग रहे? आपने तो आपने तो मुझ पर इतने टाइम में कभी गुस्सा नहीं किया, ये तो आप पहले करते थे कॉलेज टाइम में, शायद जब आपको ट्रस्ट नहीं था मुझ पर, लेकिन ऐसे ऐसे आपने फिर कभी नहीं किया। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? विंग इमोशनल हो जाता है। वांग जी विंग के नेक को प्रेस किए हुए था, विंग बस रो रहा था। वांग जी ने ज़्यादा टाइट प्रेस नहीं किया था, बस दबा के रखा था। तभी वांग जी नेक से ही पकड़ के उठा लेता विंग को और अपने सामने करता। विंग की कमर अब रिलैक्स होती है क्योंकि वो पूरी मुड़ी हुई थी। विंग सामने था वांग जी के। वांग जी विंग को क्लोज करता और उसे पकड़ के सीधे वॉल पे जाके पिन करता। विंग चिल्ला पड़ता। वांग जी वहीं से कहता विंग तो इतने सालों में तुम किसी के करीब भी नहीं गए हो, भूल गए हो क्या? विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता इतने साल तुम मेरी नज़रों के सामने रहे हो, एक पल के लिए भी बाहर नहीं गए हो, किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं की है सिवाय घर वालों के। उनका छूना बर्दाश्त कर सकता हूँ क्योंकि वो घर वाले, बाहर तुम किसी के करीब आओगे छोड़ूंगा नहीं। तुम अभी अभी बाहर आए और तुम्हें लोगों ने टच करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें पता है ना तुम्हें लेके मैं कितना ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हें कोई हाथ लगाए, देखे या तुमसे बात करे। बॉस हो, बॉस की तरीके रहा करो, वरना अगर मैंने तुम्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया ना तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। विंग देखता, विंग कहता क्या कोई क्या क्या कोई मीटिंग खराब गई आपकी जो आप गुस्से में? वांग जी कहता नहीं, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा दिमाग गर्म हो गया। याद रखना दोबारा से तुम्हें कोई हाथ न लगा पाए, समझे ना? दिमाग में ये बात रखना, वरना दोबारा से घर में बिठाने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। विंग देख रहा था आइस ब्लिंक करके। वांग जी कहता यहाँ बॉस हो क्या हो? विंग कहता बॉस। वांग जी कहता बॉस को कोई टच नहीं कर सकता, समझ आया? विंग कहता हाँ हाँ हाँ, तो आप मना कर दो सबको कि कोई मुझे हाथ न लगाए। वांग जी कहता मैं क्यों मना करूँ, तुम्हारे पास जुबान नहीं है, तुम बॉस हो, क्या तुम्हारी हर चीज़ के लिए अब मैं आऊँगा? तुम्हारे पास जुबान है ना, मना कर सकते हो ना, उससे 2 थप्पड़ भी लगा सकते थे ना कि मुझे टच मत करो। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं बॉय हूँ, अगर किसी मैन ने मुझे टच कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हस्बैंड नेक छोड़ो, दर्द हो रहा है।
तभी वांग जी नेक छोड़ देता है विंग का और विंग के हैंड से उसे पिन करता है, मतलब रिस्ट से, और उसे बोलता है हाँ तो। विंग कहता तो तो मैं इस बात को इतना बड़ा नहीं बनाता। वांग जी कहता है लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है, तब भी थी अब भी है। जब तुम मुझे मिले थे तब से आज तक यही बात है। बीच में शांत इसीलिए था क्योंकि तुम घर में थे, चार दीवारी में कैद, तुम्हें कोई टच कर पाए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तुम्हें वर्क करने इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम चाहते हो ये, मैं भी चाहता हूँ पढ़े लिखे हो, तुम्हारा खुद का करियर हो। लेकिन विंग, तुम्हें बॉस बनाया इसलिए कि तुमसे सब दूर रहें, डरे, इसलिए नहीं कि सब तुमसे आके चिपक जाए। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूँ, अपने सारे रूल्स सब भूल जाओ। विंग कहता कुछ नहीं कर सकते, समझ आया, और मुझ पर गुस्सा मत दिखाना, हाथ छोड़ मेरे। इतनी तेज मुझे लगी है मेरी कमर पे और हाथों पे, इतनी बुरी तरीके से कोई टच करता है। आप तो बिल्कुल राक्षस हैं, बिल्कुल कॉलेज वाले राक्षस। दूर हट जाओ, चला जाऊंगा छोड़ के। बहुत गुस्सा आ रही है मुझे, मेरी गलती नहीं है। अपने एम्प्लॉय को मना करो जाके, मैं नहीं किसी को कुछ कहूँगा। और मेरे रिएक्शन से पहले खुद प्रकट हो गए तो मैं क्या करूँ? कहने वाला था बट उससे पहले टपक पड़े। पूछते हो कुछ, गुस्सा करने लगते हो पहले की तरीके। मुझे नहीं पता था, अब भी वैसे ही हो, बदतमीज। तभी वांग जी का दिमाग घूम जाता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और विंग की कमर के पीछे उसे कस के जकड़ लेता है और विंग चिल्ला पड़ता है। वांग जी एक हाथ में लेता है वो विंग के दोनों हाथ और विंग चिल्लाता है बुरी तरीके से। वांग जी अपने पास करता है और कहता क्या कहा तुमने? चले जाओगे? विंग सीरियसली? विंग देख रहा था डरा हुआ। विंग कहता हाथ छोड़ो मेरे हस्बैंड, आप पगला गए पूरी तरीके से, सच में। छोड़ो, मैं माँ बाबा से शिकायत कर दूंगा, गगल लोग से भी। हट जाओ। मुझे लगा था बदल गए हो, इतने साल में ठंडे पड़ गए होगे, लेकिन वैसे ही हो, पगलेट। वांग जी विंग को पटक देता है सामने ला के काउच पे और विंग बाउंस मारता है। विंग गिर जाता है। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड, वो माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा। अब से मना कर दूंगा, अब से थप्पड़ लगा दूंगा और निकाल दूंगा जॉब से, ठीक है ना हस्बैंड? वांग जी कहता है वो सब तो ठीक है, वो तो तुम करोगी, लेकिन अभी तुमने क्या कहा? छोड़ के जाओगे? विंग तुम्हें याद है ना, एक बार तुमने मुझे कॉलेज में कहा था छोड़ के जाओगे, और मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था? विंग देख रहा था। विंग गल्प करता। वांग जी कहता तब तुम क्या था मेरे? सिर्फ एक बॉयफ्रेंड। अभी क्या हो? मेरे हस्बैंड। तुम्हारी तब सज़ा क्या थी और अब क्या होगी, समझ में आ रहा है ना? विंग बड़ी बड़ी ऐस करता। वांग जी कहता है लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। विंग विंग कहता है हस्बैंड दोबारा नहीं होगा, पक्का, श्योर। और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कभी कभी नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है 3 बेबीज़ हैं हमारे, तुम्हारे मुंह पे ये वर्ड आया भी कैसे कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता और मन में कहता मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला, मेरी वाट लगेगी अब। विंग कहता है हस्बैंड, अब सबकी वाट लगाऊंगा, किसी को अपने पास नहीं आने दूंगा, पक्का। मुझे नहीं पता था कि आप अब भी उतने पॉसेसिव हो, मुझे लगा था शांत हो गए होगे, अब मैं अपने तरीके से देख लूँगा, मुझे नहीं पता था। माफ़ कर दो, और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पक्का, कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तो मैरिड हूँ, हमारी तो शादी हो गई है। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहीं नहीं जा सकता आपको छोड़ के। वांग जी अचानक से विंग के ऊपर आता है और विंग डर जाता है। वांग जी स्मिक करता है और विंग देख रहा था। वांग जी कहता है पनिशमेंट तो देनी होगी, जिससे दोबारा कभी भी ये वर्ड तुम अपने ज़ुबान पे ना लाओ। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी स्माइल करता है और वो धीरे से उठता है। विंग देख रहा था। वांग जी जाता है, ड्रॉर ओपन करता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी कुछ निकालता है और फिर उसे लेके आता है। विंग देख रहा था। विंग कहता हस्बैंड नहीं, अभी नहीं, हम ऑफिस में, और आप ये सब कुछ ऑफिस में रखते हो? वांग जी उसे ओपन करता है एंड उसे पहन लेता है। विंग बस देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी
विंग को पकड़ लेता है एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है और बस उस रूम में विंग की चिल्लाने की वॉइस आ रही थी। और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।